क्या हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां बच्चे मां के गर्भ के बजाय मशीनों में पलते हों? आज हम इसी क्रांतिकारी और सच कहें तो काफी जटिल भविष्य पर बात करने वाले हैं, यानी मानव निर्माण के भविष्य पर। तो सवाल ये है कि क्या कोई इंसान कभी पूरी तरह से माँ के गर्भ के बाहर विकसित हो सकता है? सुनने में ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना? एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे मशीनों में पैदा होते हैं। लेकिन आप जानते हैं, वैज्ञानिकों के लिए ये अब सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं रह गई है। जानवरों पर हाल ही में हुए कुछ सफल प्रयोगों ने ये दिखा दिया है, जहां भ्रूण को शरीर के बाहर विकसित किया गया। ये इस बात का सबूत है कि बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तरक्की हो रही है, वो इस आइडिया को हकीकत के बहुत करीब ला रही है। तो चलिए उन खास तकनीकों पर एक नज़र डालते हैं जो इस भविष्य को आप कह सकते हैं आकार दे रही हैं। तो इसमें सबसे पहली और सबसे बुनियादी तकनीक है एक्टोजेनेसिस। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है शरीर के बाहर एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम गर्भ में भ्रूण का विकास। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। ये समझना वाकई काफी दिलचस्प है। देखिए, एक प्रोटोटाइप है जिसे बायोबैग कहते हैं। जरा सोचिए, एक बंद पूरी तरह से स्टेराइल कंटेनर जो एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है। ये बिल्कुल माँ के गर्भ जैसा माहौल बनाता है। फिर पतली पतली ट्यूबों का एक सिस्टम बच्चे तक ऑक्सीजन और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। सेंसर्स लगातार हर पल बच्चे की हार्टबीट से लेकर उसके विकास तक हर चीज पर नजर रखते हैं। और सबसे कमाल की बात, एआई सिस्टम इस सारे डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करके माहौल में जरूरी बदलाव करता रहता है, ताकि बच्चे का विकास बिल्कुल सही और सुरक्षित तरीके से हो। तो इसका फिलहाल असली मकसद क्या है? देखिए, इसका सबसे जरूरी और तत्काल लक्ष्य उन बच्चों की जान बचाना है जो बहुत ज्यादा समय से पहले जन्म ले लेते हैं। दुनिया में हर साल लाखों बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं और ये तकनीक उनमें से कई के लिए एक जीवनदान साबित हो सकती है। अब आते हैं एक और क्रांतिकारी तकनीक पर, सिंथेटिक भ्रूण। ये स्टेम सेल से बनाए गए भ्रूण जैसे स्ट्रक्चर हैं, और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए पारंपरिक तरीके से स्पर्म या एग की जरूरत ही नहीं होती। तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें बनाया क्यों जा रहा है? असल में इसका मकसद इंसानों की नकल बनाना नहीं, बल्कि शुरुआती मानव विकास के रहस्यों को समझना है। वैज्ञानिक इनकी मदद से ये जान सकते हैं कि मिसकैरेज क्यों होते हैं, फर्टिलिटी के इलाज को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और नई दवाओं का भ्रूण पर क्या असर होता है, वो भी बिना किसी असली मानव भ्रूण को खतरे में डाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, खासकर आईवीएफ में। एआई हजारों भ्रूणों के डेटा को एनालाइज करके सबसे सेहतमंद भ्रूण को चुन सकता है, जिससे आईवीएफ की सफलता दर काफी बढ़ जाती है। जाहिर है, इससे परिवारों का इमोशनल और फाइनेंशियल बोझ कम होता है। लेकिन यहीं से एक बड़ी नैतिक चिंता भी पैदा होती है, डिजाइनर बेबीज की। मतलब एक ऐसी तकनीक जहां शायद माता-पिता अपने बच्चे की आंखों का रंग या इंटेलिजेंस जैसे गुण चुन सकें। और ये एक ऐसा एरिया है जहां विज्ञान और नैतिकता के बीच एक बहुत गहरी बहस छिड़ जाती है। और विज्ञान की अगली छलांग तो शायद और भी बड़ी हो सकती है। स्टेम सेल तकनीक से किसी इंसान की स्किन सेल को एग या स्पर्म में बदलना। ये तकनीक न सिर्फ उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं, बल्कि समलैंगिक जोड़ों के लिए भी खुद के बायोलॉजिकल बच्चे पैदा करने का रास्ता खोल सकती है। ये सारी टेक्नोलॉजी जब एक साथ मिलती हैं, तो ये सिर्फ मेडिकल साइंस को ही नहीं, बल्कि प्रेगनेंसी, जन्म और परिवार की हमारी पूरी समझ को ही एक नया आकार दे सकती हैं। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 23 हफ्ते से कम। प्रेगनेंसी के इस पड़ाव पर जन्मे बच्चों के बचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। कृत्रिम गर्भ या आर्टिफिशियल वूम्ब इसी मुश्किल चुनौती का एक सीधा जवाब देने का वादा करते हैं। अगर हम इस तकनीक की सबसे बड़ी संभावना के बारे में सोचें, तो एक ऐसा भविष्य भी हो सकता है जहां प्रेगनेंसी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस न होकर पूरी तरह से एक लैब में मैनेज होने वाला प्रोसेस बन जाए। इसी कॉन्सेप्ट को बायो डिजिटल कन्वर्जेंस कहा जाता है। ये आप कह सकते हैं बायोलॉजी और डिजिटल तकनीक का संगम है, जहां एआई प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने की प्रक्रिया की निगरानी कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने से लेकर किसी भी संभावित समस्या का शुरुआत में ही पता लगाने तक। लेकिन जैसा हमेशा होता है, जब भी विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, तो वो अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और मुश्किल नैतिक सवाल भी छोड़ जाता है।
सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल तो यही है कि अगर जीवन एक मशीन में विकसित हो रहा है तो कानूनी तौर पर उसकी शुरुआत कब मानी जाएगी? क्या तब जब सेल्स डिवाइड होना शुरू हों या जब चेतना का पहला संकेत दिखे? सच तो ये है कि हमारे मौजूदा कानून इन सवालों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और दूसरा बड़ा सवाल है पहुंच का। ये तो तय है कि ये तकनीकें शुरुआत में बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। तो क्या ये सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित रह जाएंगी? और क्या ये समाज में अमीरों और गरीबों के बीच एक नई तरह की रिप्रोडक्टिव इनइक्वालिटी पैदा कर देंगी? समाज इस मुद्दे पर एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ ये तकनीक उन लोगों के लिए एक वरदान है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये उन्हें परिवार बनाने की आज़ादी देती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क है कि ये प्रेगनेंसी के अनमोल भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अनुभव को खत्म कर सकता है और मातृत्व के महत्व को कम करके जीवन को एक खरीदे बेचे जाने वाले प्रोडक्ट में बदल सकता है। इन नैतिक बहसों के अलावा कई प्रैक्टिकल चुनौतियां भी हैं, जैसे इस तरह जन्मे बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा। इस पर अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। जेनेटिक अस्थिरता का भी एक संभावित खतरा है और इन सब को कंट्रोल करने के लिए बहुत सख्त कानूनी नियमों की जरूरत होगी। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, समाज को वैज्ञानिक इनोवेशन और नैतिक जिम्मेदारी के बीच बहुत सावधानी से एक संतुलन बनाना होगा। और सच कहूं तो यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है कि ये तरक्की आखिर किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अकेले विज्ञान नहीं दे सकता। इसका जवाब विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बारे में हमारी साझा समझ में ही छुपा है।